हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होंगे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बेयर का विकृतिवाद सिद्धांत पढ़ेंगे और इसकी लिमिटेशंस के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये जो बेयर का विकृतिवाद सिद्धांत है ये साइक्लोएल्केन के लिए दिया गया है। अब इस सिद्धांत के अंदर ये क्या कह रहा है, बेयर नाम का जो साइंटिस्ट है वो ये कह रहा है कि जो हमारे एल्केन होते हैं उनके मध्य क्या पाया जाता है, जो एल्केन के जो कार्बन परमाणु होते हैं उनके मध्य sp3 संकरण पाया जाता है। और इसकी जो अब sp3 संकरण पाया जाता है तो हम जानते हैं इसके अंदर जो कार्बन होगा वो क्या करेगा, चतुष्फलकीय संरचना बनाएगा। और चतुष्फलकीय संरचना के अंदर जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट का होता है, ये हम जानते हैं। और ये अब इसके अंदर ये जो कार्बन है इसने 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रखे, कार्बन के साथ बॉन्ड बना रखा है। इसी प्रकार ये जो कार्बन है ये भी 2 हाइड्रोजन के साथ और एक कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, लेकिन इनके जितने भी बॉन्ड होंगे उनके मध्य बॉन्ड एंगल क्या होता है, 109 डिग्री 28 मिनट का होता है एल्केन में। लेकिन जब ये एल्केन साइक्लो एल्केन का निर्माण करते हैं, इनके एल्केन के अंदर तो 109 डिग्री 28 मिनट का होता है, लेकिन जब ये चेन का निर्माण करते हैं तब इनका जो बॉन्ड एंगल होता है उनमें कुछ ना कुछ क्या आ जाती है, विकृति उत्पन्न हो जाती है। यानी जो नो बॉन्ड एंगल होना चाहिए वो बॉन्ड एंगल इनकी साइक्लो चेन के अंदर नहीं पाया जाता। यही विकृतिवाद सिद्धांत कहता है। तो हम स्टार्ट करते हैं इस सिद्धांत को, थ्योरी लिख देते हैं इसकी कि बेयर के विकृतिवाद सिद्धांत। तो हम जानते हैं कि जो 3 व 4 सदस्यों की चक्रीय एल्केन उतने अधिक स्टेबल नहीं होते जितने कि 5 व 6 सदस्य वाले होते हैं। यानी कि जो साइक्लो एल्केन होते हैं कम कम कार्बन श्रृंखला वाली जो साइक्लो एल्केन होगी जैसे प्रोपेन ब्यूटेन वो क्या होती है, कम स्थायी होती है। ठीक है, अब अगर वो स्थायी कम है तो उनकी स्टेबिलिटी कम है, स्थायित्व उनका कम है, तो क्रियाशील तो ज़्यादा होगा। जो जितना ज़्यादा स्थायी होता है वो उतना ही ज़्यादा अक्रियाशील होता है। लेकिन यहाँ ये क्या है, प्रोपेन और ब्यूटेन क्या है, अस्थायी है, या ये कहे कि कम स्थायी है, अधिक स्थायी नहीं है। तो इनकी जो क्रियाशीलता होगी वो अधिक होगी। जब जितने की 5 व 6 सदस्य वाले कार्बन परमाणु स्थायी होते हैं उतने जो प्रोपेन और ब्यूटेन का वो स्थायी नहीं होते। क्रियाशीलता भी जो साइक्लोपेंटेन व साइक्लोहेक्सेन की तुलना में साइक्लोप्रोपेन व साइक्लोब्यूटेन की अधिक होती है, क्योंकि ये क्या है, स्थायी कम है, इसलिए इनकी क्रियाशीलता क्या होगी, अधिक होगी। साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन ये क्या स्थायी ज़्यादा है, 5 और 6 सदस्य वाले कार्बन परमाणु क्या होते हैं, ज़्यादा स्थायी होते हैं, इसलिए ये क्या है, अधिक स्थायी है, इसलिए इनकी रिएक्टिविटी यानी इनकी जो क्रियाशीलता होगी वो क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो आगे पढ़ रहे हैं कि साइक्लोप्रोपेन व साइक्लोब्यूटेन योगात्मक अभिक्रियाएं देते हैं। हमारे जो प्रोपेन और ब्यूटेन की जब हम रिएक्शन कराते हैं किसी के साथ तो ये एडिशन रिएक्शन देते हैं, और जबकि साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन क्या करते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन किस प्रकार ये रिएक्शन देते हैं, कौन कौन से, जो प्रोपेन कौन सी रिएक्शन देता है, ब्यूटेन कौन सी रिएक्शन देता है, बेंजीन जो हमारा साइक्लोहेक्सेन कौन सी रिएक्शन देता है, इनकी सारी वीडियोस मतलब सबकी वीडियो मैंने अलग से प्रोवाइड करा दी है, तो आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या एडिशन रिएक्शन इनकी सारी वीडियोस अलग से अपलोड की गई है। ठीक है, तो साइक्लोएल्केन की आपेक्षिक स्थायित्व की तुलना करने के लिए जो साइक्लोएल्केन होते हैं उनके आपेक्ष स्थायित्व यानी कि इनके मध्य स्थायित्व की तुलना करने के लिए एडोल्फ बॉन बेयर नामक एक वैज्ञानिक था। 1885 में उसने क्या किया कि जो साइक्लोएल्केन होते हैं उनको समतल मानते हुए एक सिद्धांत दिया जिसे हम बेयर का सिद्धांत कहते हैं। ये वैज्ञानिक है, इसने क्या किया कि हमारे जो साइक्लोएल्केन होते हैं उनको इसने समतल माना कि सारे साइक्लोएल्केन में जो कार्बन परमाणु होते हैं वो एक ही तल में पाए जाते हैं, और ये मानकर उसने अपना एक सिद्धांत दिया जिसे हम बेयर का सिद्धांत कहते हैं। तो हम पढ़ते हैं ये सिद्धांत क्या है। एक संतृप्त कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एक नियमित चतुष्फलक के चारों कोनों की ओर अभिविन्यासित होती है। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ये कार्बन है वो उनके मध्य बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट का होता है, और उनके जो चारों संयोजकताएं होती है वो चारों एक चतुष्फलक का निर्माण करती है और चारों कोनों पर अभिविन्यासित होती है, और उनकी 2 संयोजकताओं के मध्य बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। देखो फिर से बता देती हूँ कि ये क्या कह रहा है कि जो भी कार्बन परमाणु होता है उनकी चारों संयोजकताएं एक चतुष्फलक के चारों कोनों की ओर अभिविन्यासित होती है, साथ ही साथ इनके 2 संयोजकताओं के मध्य
बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। इनके मध्य भी यही होगा। ये तो हमने 10th में भी पढ़ लिया था, तो आई होप ये तो आपको इजीली समझ भी आ रहा होगा। तो वलय में बनने पर संयोजकता कोण अपने सामान्य मान 109 डिग्री 28 मिनट से विचलित हो जाता है। यानी कि नॉर्मल एल्केन में तो यही पाया जाता है, क्योंकि हर कार्बन के संकरण क्या होता है, sp3 होता है एल्केन, या चाहे साइक्लो एल्केन ले लो, तो इनकी जो बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए। अगर एल्केन के अंदर बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट है, तो साइक्लो एल्केन के अंदर भी बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का ही होना चाहिए। लेकिन बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का नहीं होता। जैसे ही साइक्लो एल्केन का निर्माण होता है एल्केन से, तो क्या होता है, वलय में बनने पर संयोजकता कोण अपने सामान्य मान यानी 109 डिग्री 28 मिनट से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है, जिससे अणु में आंतरिक विकृति उत्पन्न हो सकती है या हो जाती है। ठीक है। अब देखो, ये नॉर्मल प्रोपेन है और ये साइक्लोप्रोपेन है। इनमें भी एक कार्बन है वो sp3 संकरण अवस्था में है, तीनों कार्बन, इसके भी प्रत्येक कार्बन sp3 संकरण अवस्था में है। तो इनका जो बॉन्ड एंगल होगा, इनके दो संयोजकता के मध्य जो बॉन्ड एंगल बनेगा वो 109 डिग्री 28 मिनट का होना चाहिए। इनके मध्य तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का पाया जाता है, लेकिन इनके मध्य जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट का नहीं पाया जाता। ये क्यों नहीं पाया जाता, ये आज हम बेयर का विकृतिवाद सिद्धांत है ये हमें बताएगा। ठीक है। तो यही अभी हमने पढ़ा था। अब ये क्या कह रहा है कि जो संयोजकता कोण में सामान्य मान 109 डिग्री 28 मिनट से विचलित जितना अधिक होगा, अणु उतना ही अधिक विकृति उत्पन्न होगी और फलस्वरूप अणु उतना ही अधिक अस्थायी होगा। अर्थात अणु में विकृति सामान्य कोण से विचलन की मात्रा के समानुपाती होती है और अणु का स्थायित्व सामान्य कोण से विचलन की मात्रा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। ये क्या कह रहा है कि मान लो ये जो हमारा एल्केन है, इसके अंदर बॉन्ड एंगल इतना पाया जाता है, और जैसे ये चैन का निर्माण करेगा, वलय का निर्माण करेगा, तो इनके मध्य जो बॉन्ड एंगल होगा वो इतना नहीं रहेगा, इनके मध्य कुछ विकृति उत्पन्न हो जाएगी। अब ये कह रहा है कि विकृति जितना ज़्यादा उत्पन्न होगी, यानी विकृति जितनी ज़्यादा होगी, स्टेबिलिटी यानी स्थायित्व है वो उतना ही क्या होगा, कम होगा, और यौगिक क्रियाशील उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। समझ आई बात। यानी कि यौगिक में विकृति जितनी ज़्यादा होगी, उनकी स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी, और उनकी क्रियाशीलता क्या होगी, उतनी ही अधिक होगी। समझ आया। यही लाइन यहाँ पे कह रही थी कि संयोजकता कोण के सामान्य मान 109 डिग्री 28 मिनट से विचलन जितना ज़्यादा होगा, यानी उसकी विकृति जितना ही विचलन जितना ज़्यादा होगा, विकृति उतनी ज़्यादा होगी, और फलस्वरूप अणु उतना ही क्या होगा, अस्थायी होगा, यानी कि अधिक अस्थायी होगा। अधिक अस्थायी होगा यानी उसकी स्थायित्व क्या होगा, कम होगा। अर्थात अणु में विकृति सामान्य कोण से विचलन की मात्रा की क्या होती है, समानुपाती होती है, और स्थायित्व सामान्य कोण से विचलन की मात्रा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वलय के सभी कार्बन परमाणु क्या होते हैं, एक ही तल में पाए जाते हैं, अर्थात वलय समतलीय होती है। ये सिद्धांत मानकर चल रहा है। अब जो कोणीय विकृति होती है, कितनी विकृति उत्पन्न हुई है, ये हम कैसे निकालेंगे। कोणीय विकृति को हम डेल से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला है 1/2 109 डिग्री 28 मिनट माइनस यौगिक में उपस्थित बंध, यानी कि जो भी हमारा साइक्लोएल्केन या प्रोपेन या जो ब्यूटेन होगा, उसके मध्य जो बॉन्ड एंगल होगा, वो उसका मान हम इस मान से क्या करेंगे, घटाएंगे, और उसका 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि ये जो हमारा साइक्लोएल्केन है, इसके अंदर कितनी विकृति पाई जा रही है। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि साइक्लोप्रोपेन में तनाव को निम्न रूप से प्रदर्शित करते हैं। जैसे साइक्लोप्रोपेन है, इसके मध्य 109 डिग्री 28 मिनट है, और इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो क्या होता है, 60 डिग्री होता है। अब बॉन्ड एंगल कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला है 180 n-2/n, जहाँ n क्या है, जैसे मान लो प्रोपेन है, प्रोपेन में कितने बॉन्ड है, 3 है, मतलब 3, तो इसलिए n का मान क्या हो जाएगा, प्रोपेन में 3 होता है, 3 ब्यूटेन होता तो n का मान 4 हो जाता, पेंटेन होता तो n का मान 5 हो जाता। अब देखो, अगर हम यहाँ किसके लिए, प्रोपेन के लिए करें, तो n की मान 3, n की वैल्यू 3 रखने पर 3 - 2 क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और यहाँ 3 रखोगे तो 180 के अंदर जब हम 3 का डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 60 मिलेगा। तो इसे ये क्या बॉन्ड एंगल निकालने का सूत्र है। ठीक है। तो अब जब हम इसमें से इसको घटाएंगे तो इसकी जो विकृति आएगी वो कितनी आएगी, +24 डिग्री
44 मिनट आएगी, ठीक है। यानी कि जो हमारा प्रोपेन होता है उसके अंदर कितनी विकृति पाई जाती है, इतनी विकृति पाई जाती है। इसी प्रकार जो साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन के बंध कोण का मान क्या होता है, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 120 डिग्री, यानी कि इनका जो बॉन्ड एंगल होता है वो क्या होता है, साइक्लोब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन का ये बॉन्ड एंगल होता है। अब इन बॉन्ड एंगल को जब हम इससे घटाएंगे तो इनकी जो विकृति हो जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी। देखो जैसे कंपाउंड लिया हमने साइक्लोप्रोपेन, इनके मध्य बॉन्ड एंगल कितना होता है, जैसे साइक्लोप्रोपेन के अंदर ऐसे संरचना बनती है तो ऐसे भी देख लो, त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है, 60 डिग्री होता है। आयत के और ब्यूटेन के अंदर क्या होता है, 4 कार्बन होते हैं तो आयत का निर्माण होता है मान के चलो, तो उनके मध्य जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होता है, क्योंकि आयत के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो साइक्लोप्रोपेन का बॉन्ड एंगल 60 आ गया। और जब हम इसको इस फॉर्मूले से यहाँ पर रखेंगे 60 का मान, तो हमें ये इसकी विकृति मिल जाएगी। इसी प्रकार जब हम ब्यूटेन का मान रखेंगे तो इसके अंदर कितनी विकृति आएगी, 9 डिग्री 44 मिनट इसकी विकृति आ जाएगी, ठीक है।